आपके बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं विश्व इतिहास का, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो नोट्स या मटेरियल मार्केट में है वो आपके एनिशिएंट के, मिडेवल के, मॉडर्न के तो हैं, लेकिन विश्व इतिहास के मटेरियल आपके पास बहुत ही ना के बराबर है। और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां से आपके प्रश्न एमसीक्यू के प्रकृति में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले किस प्रकार से आप उस टॉपिक को कवर करें कि जिससे कि आपका जब एमसीक्यू में जब बैठे आप ऑप्शनल में तो आसानी से 40% स्कोर कर ले। क्योंकि यह प्रश्न जो ऑप्शनल का जो होगा वो इतना आसान भी नहीं होगा, मॉडरेट टू टफ प्रकृति के होंगे। क्वालिफाइंग है लेकिन आपके 40 नंबर भी लाना वहां पे मुश्किल होगा, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेंगे। पूरा एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और विश्व इतिहास के थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करके जाएंगे। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बीपीएससी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन देके आपको फंसाता है। तो हो सकता है वह ऑप्शन आपके जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आपको दिखाई देगा, लेकिन हम दोनों प्रकार के प्रकृति को रखते हुए हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट बनाया है। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, साथ साथ आपको टेस्ट लिंक भी दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको बस क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से बाय कर लेना है। मात्र 1500 में पूरा कोर्स आपके GS1, GS2 और हिस्ट्री ऑप्शनल के और निबंध, और साथ साथ आपको मैं इंटरव्यू भी करवाऊंगा। इसीलिए आप लोग अगर भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देखे, 67 के वीडियो को देख करके तब आप जा करके बाय करें। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि अभी आपने वीडियो देखा और बाय कर लें, पहले आप हमारे चैनल को देखें और सारे वीडियो मटेरियल को देखें और आप एनालाइज करें क्या 67 में हमारे पढ़ाए हुए सारे प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, तो आप अंदाजा लगाएंगे और उसके बाद आप बाय करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास हम इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आपके हिस्ट्री ऑप्शनल में विश्व इतिहास के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मेंस पहले था तो 2 प्रश्न यहां से लिखना होता था, लेकिन अब आपको लिखना नहीं है बल्कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहां का आप वेटेज सोच सकते हैं कम से कम 20 to 30 प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के रहेंगे। मुझे लगता है कि हर एक सेक्शन से ज्यादा इस सेक्शन के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस पोर्शन पे कमजोर हो सकते हैं और कहां से वो जो है ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले एमसीक्यू के रूप में हमने विश्व इतिहास से शुरू किया है। सबसे पहले मैं आज थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी में भी यूरोप का इतिहास समझाऊंगा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या इसी वीडियो के लास्ट में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि लगभग 50 के आसपास होगा, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपको मैं 3 स्तर पे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्तर पे मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, सेकेंड स्तर पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और थर्ड स्तर पे मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दूंगा जो कि आप खुद टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारा जो है आपको फ्री में अवेलेबल है। बस आपको अगर कोर्स लेना है पीडीएफ के लिए तो आप कोर्स हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका विश्व इतिहास, सॉरी यूरोप का इतिहास। विश्व इतिहास, यूरोप का इतिहास ही विश्व इतिहास है। आप अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग यूरोप के इतिहास को ही मेन रूप से विश्व इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हम कहां से शुरू करते हैं तो भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जब यूरोप में होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन होगा, उसके बाद क्या होगा वहां पे वाणिज्यवाद, सामंतवाद का समापन होगा, वाणिज्यवाद आएगा। वाणिज्यवाद जब आएगा तो औद्योगिक क्रांति आएगा, औद्योगिक क्रांति आएगा तो उससे उपनिवेशवाद आएगा। और उपनिवेशवाद का इतिहास, यूरोप के उपनिवेशवाद का इतिहास ही तो विश्व इतिहास है जिसका कि हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बशर्ते आप टोटल जितना भी मैं आपको सुनाऊंगा बशर्ते ध्यान से उसको सुनिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अंधकारमय युग। यूरोप का अंधकारमय युग, कब से कब तक का काल को अंधकार युग कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि यूरोप में जो है अंधकार युग से पहले कोई युग नहीं था।
अंधकार युग से पहले भी वहां का प्राचीन काल था, आरंभ से 5वीं सदी तक। और उसमें कहा जाता है कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500, ठीक है, 500 ईस्वी सन तक का जो काल था यूरोप का, वो वहां का गौरवमय इतिहास है। यानी यूरोप की गौरवमयी गाथा को यह काल बताता है। उसी समय सिकंदर और अगस्टस सीजर जैसे वहां के प्रतापी शासक हुए, जिसने एशिया तक को कब्जा किया, एशिया तक की चढ़ाई की। तो ये जो काल होता है, अरस्तु का काल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो 1000 से ग्रीक रोमन सभ्यता जो है श्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक थी, और ये यूरोपीय इतिहास की सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी सन तक की घटना प्राचीन काल के तहत पढ़ते हैं, यानी आरंभ से 5वीं सदी। आरंभ से 5वीं सदी हम लोग किसमें पढ़ेंगे? तो यूरोप के प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सामंत काल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसी को बोलते हैं क्या? तो अंधकारमय युग। इसी को यूरोप के सामंती काल को, जो फ्यूडलिज्म आ जाता है, और वहां पे जो है एक शासक वर्ग के साथ साथ एक दूसरा वर्ग की उत्पत्ति हो जाती है, जो सामंत कहलाते हैं, जो कि एक कह सकते बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो यह अंधकार में युग आ जाता है 5वीं से 14वीं सदी। उसके बाद आप देखेंगे 15वीं सदी से आपका आधुनिक काल पुनर्जागरण के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। 1453 में कस्तिनतुनिया का जो पतन होता है, पुनर्जागरण के कारणों में से एक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे जब फिर से जागना, पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। जब यूरोपवासी अपने पुरानिक जो ग्रीक रोमन सभ्यता थी उसके बारे में जब जानते हैं कि हम कितने कला संस्कृति सभ्यता में आगे थे, और फिर वह पुनर्जागृत होते हैं, फिर से जागते हैं। रेनेसा भी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो फ्रेंच शब्द है इसे, तो रेनेसा फिर से जागना। तो ये लोग 15वीं सदी में 1453 के बाद ही जागते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग भौगोलिक खोज करते हैं। भौगोलिक खोज में सबसे ज्यादा योगदान यूरोप के देशों का है, खास करके पुर्तगाल, स्पेन, और उधर के ही देश जो है, आप पूरे एशिया का खोज करेंगे, अफ्रीका महादेश का खोज करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अंधकारमय युग को पढ़ेंगे कि अंधकारमय युग कब से कब तक के काल को कहते हैं। तो अभी हमने बताया 5वीं से 14वीं सदी का काल क्या था? आपका अंधकारमय युग था। अब प्रारंभिक यूरोप का इतिहास क्या है वो आप देखिए, लिखा हुआ है, ग्रीक रोमन सभ्यता वास्तव में यूरोप की पहली व्यवस्थित सभ्यता थी, जिसका काल क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के ग्रीक रोमन सभ्यता के रूप में दिखाई पड़ता है। इसका काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा, ईस्वी सन रहा, सॉरी, 1000 ईस्वी पूर्व से कहां तक पहुंच गया? 500 ईस्वी सन, ठीक है। इस सभ्यता की चर्चा इसलिए होती है कि इसमें जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हुआ, वह आगे आने वाले यूरोपीय सभ्यता के लिए एक आदर्श के रूप में, ठीक है, आदर्श के रूप में, आगे आने वाली यूरोपीय सभ्यता के आदर्श और प्रेरणा के रूप में, या तो आप लिख सकते स्रोत बनी। उदाहरण स्वरूप इस काल में सिकंदर और अगस्टस सीजर जैसे साम्राज्यवादी हुए। तो आप कह सकते हैं कि ग्रीक रोमन काल से ही संबंधित हैं अगस्टस और कौन? सिकंदर। और आप जानते होंगे कि सिकंदर भारत पे भी आक्रमण किया था, और उसने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को भी विजिट किया था, ठीक है। तो यानी जो रोमन साम्राज्य था, जो यूनान का शासक हुआ करता था ग्रीक का, उसने एशिया तक को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, साम्राज्य के इस विशाल स्वरूप ने आगे चल करके ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों को प्रेरित किया। साथ ही इस सभ्यता के दौरान एथेंस और स्पार्टा का नाम आप सुना होगा। सबसे पहले लोकतंत्र की संकल्पना यहीं पे एथेंस और स्पार्टा में ही देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे नगर राज्यों में गणतंत्र की संरचना दिखाई पड़ती है, ऐसे इससे भी पहले जो है हमारे देश में लक्ष्मी, जो आप पढ़े होंगे महाजनपद के रूप में, लक्ष्मी में यहाँ पे हो चुका था, बज्जी और लक्ष्मी में, ठीक है। इससे भी लोकतांत्रिक संदर्भों में यूरोपवासी प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अगर यूरोप में सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहां आया, तो एथेंस और स्पार्टा।
और एक एक लाइन से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप हर एक प्रश्न के जो लाइन है, जो हमारा थ्योरी का सेक्शन है, उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कलम के तो यहां आपने देखा कि किस प्रकार से एथेंस और स्पार्टा पूरे यूरोपीय इतिहास में सबसे पहले लोकतांत्रिक देश के रूप में या लोकतांत्रिक राज्यों के रूप में जाना गया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्रों में होमर और हेरोडोट्स, हेरोडोट्स आपको पता ही होगा कि इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। जैसे साहित्यकार हुए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए। एस्पा याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा, एस्पा, एस से सुकरात, सुकरात, ठीक है। उसके बाद उसके जो स्टूडेंट थे, चेला, वो थे आपके दूसरा प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। उसके बाद आपके अरस्तु, कौन थे? ए से अरस्तु। और उसके बाद ए से अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं भारतीय इतिहास में? सिकंदर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिकंदर कहते हैं। तो एस्पा शब्द याद रखिएगा, एस पी डबल ए, एस्पा। कई बार ये भी पूछ सकता है कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, फिर अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो ये प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर मैं आगे आपको ले चलता हूं यूरोपीय इतिहास के बारे में से पढ़ता है। साथ ही आर्किमिडीज का आप जल उत्प्लवन सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय भी आपने पढ़ा होगा। और ये सब वैज्ञानिक और प्रतिभाएं हुई जो कि प्राचीनतम यूरोप, यानी आप कह सकते हैं 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं सदी ईस्वी सन के बीच में यूरोप में हुई। यानी उस समय जो इतिहास है यूरोप का, वह प्रकाशमय है। और यहाँ पे कह सकते गोल्डन एरा भी कह सकते हैं इस काल को यूरोपीय इतिहास का। किंतु अब देखिए 476 ईस्वी में क्या हुआ कि रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को अपदस्थ कर दिए जाने के साथ ही पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। और 5वीं सदी से 14वीं का यह काल अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई इतिहासकार इसको अंधकारमय युग नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल यहाँ पे विकास नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे धार्मिक, आप कह सकते पोप पादरी का प्रभाव बढ़ गया, धार्मिक कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया। चर्च जो पादरी हुआ करते थे उसके द्वारा जो है यहाँ पे बहुत अति शोषण किया जाने लगा। और जो व्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था आ गई, वाणिज्यवाद बंद हो गया, व्यापार जो दूसरे देश या बाहर जाके हुआ करते थे वो बंद हो चुके थे। तो ये सब के कारण इसको हम लोग जो इतिहासकारों ने इसका नाम अंधकारमय युग रखा है। तो कई बार यह प्रश्न पूछे जाएंगे कि कब से कब तक के काल को अंधकारमय युग कहा जाता है यूरोपीय इतिहास में। तो आप याद रखेंगे 5वीं से 14वीं सदी का काल क्या है? आपका अंधकारमय युग है। इसके क्या क्या कारण है अंधकारमय युग का? हम क्यों इसको अंधकारमय युग कहते हैं, उसके पीछे भी कई कारण हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला कारण है आपका, इस युग में साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में बहुत ही कम विकास देखने को मिलता है, न के बराबर। उसके बाद यूनानी और रोमन साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्र में नवीन खोजों और प्रयासों का सिलसिला रुक गया। यहाँ पे जो भी खोज हो रहे थे वो सारे बंद हो चुके थे। उसके बाद मानव बुद्धि के ऊपर धर्माधिकारियों का कब्जा हो गया। अगर कोई चित्रकार चित्र भी बना रहा था तो वह ईश्वर को ही क्रेडिट देने लगा, यानी खुद को क्रेडिट ना दे करके ईश्वर को देने लगा। यानी हर एक काम लोग यहाँ पे कहने लगे कि ईश्वरों के द्वारा किया जाता है। यानी लोग जो है इहलौकिक सुख छोड़ करके पारलौकिक सुख के तरफ बढ़ चुके थे। यानी मरने के बाद किस प्रकार से सुख शांति मिलेगा इसकी कल्पना करने लगे थे। और यह कल्पना करवाने में जो धर्माधिकारी थे, धर्मांध जो
व्यक्तियों को बना रहे थे, उनका बहुत विशेष योगदान था। ठीक है, संकुचित चर्च के प्रभाव के कारण यूरोप वासियों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर स्थापित हो गया। यानी इस प्रकार से पोप पादरियों ने अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिया, धर्मांध बना करके यहां पर उसने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे देखेंगे, सब कुछ धर्म के धूरी के इर्द गिर्द घूमने लगा। इन्हीं सब कारणों से यूरोप के 5वीं सदी से 14वीं सदी के काल को अंधकारमय युग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या हो गया, इहलौकिक से पारलौकिक हो गया, और पुनर्जागरण के बाद वही होगा, पारलौकिक से फिर क्या हो जाएगा, इहलौकिक। यानी लोग अब ऊपर जाने के बाद नहीं सोच करके यहाँ के भौतिक सुख सुविधा के बारे में सोचने लगेंगे। ठीक है, अब आ जाए इस युग की प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है, तो जो आपका अंधकार में युग रहता है, और खास करके 5वीं से 14वीं सदी का, उसमें भी कुछ शासक हुए हैं, उसके बारे में 2-4 लाइन हमने लिखा है, उसको एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बीपीएससी कहीं से भी प्रश्न सेट कर सकता है, और लाइन बाय लाइन मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ा दूं, जिससे कि सारे प्रश्न ऑप्शनल में भी यहीं से आए। कोई भी सोर्स अपनाए बीपीएससी, तो उसके सारे प्रश्न जो है हम आपको क्लास में करवाए रहेंगे, जिससे कि आपके ऑप्शनल में आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो इसको हल्का भी नहीं लेना है, क्योंकि यह इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना अगर आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, इस युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, किस युग का, तो अंधकारमय युग का। वो देखिए, फ्रांक जाति के वीर विजेता और शक्तिशाली शासक शार्लमा, कब से कब तक, तो 742 से 814 ईस्वी ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, और इस साम्राज्य के अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, रोम और इटली के बड़े भाग सम्मिलित थे। शार्लमा का यह पूछ सकता है, शार्लमा का शासन कब से कब तक था, तो 742 से 814 ईस्वी सन यूरोप में। याद रखेंगे, साम्राज्य कैरोलिंगियन साम्राज्य के नाम से भी विख्यात था। यही जो शार्लमा, या ये पूछ सकता है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य के नाम से किस शासक का शासनकाल था, तो किस शासक का था, तो वह शार्लमा था। ठीक है, यही इसी का जो राज्य था वो कैरोलिंगियन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। शार्लमा ने उस समय के ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर ली। जो पोप थे उसकी अधिसत्ता स्वीकार कर ली, यानी वो अपने से ऊपर पोप को बना दिए, और इससे प्रसन्न होकर, क्यों ना प्रसन्न हो, क्योंकि यहाँ पे धर्माधिकारी को वो पावर दे दिया गया। तो लियो तृतीय ने क्रिसमस दिवस के दिन क्या किया कि 800 ईस्वी को शार्लमा को सम्राट के रूप में, अब देखिए ताली बजेगा तो दोनों हाथ से बजेगा, तो यहां पे क्या किया गया, 800 ईस्वी को शार्लमा को सम्राट के रूप में मान्यता देकर उसे राज मुकुट प्रदान किया गया, और इस घटना के पश्चात कैरोलियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हो गया। तो लियो तृतीय ने राज मुकुट दिया, किसको दिया, तो शार्लमा को दिया। ठीक है, और उसके बाद ही कैरोलिंगियन जो साम्राज्य था शार्लमा का, वह पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पवित्र रोमन साम्राज्य का पुराना नाम क्या था, तो कैरोलिंगियन साम्राज्य। ठीक है, तो एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, 814 ईस्वी में शार्लमा की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा, और बर्बर आक्रमणकारियों ने यहां यूरोपीय राज व्यवस्था को नष्ट कर दी, और यूरोप में पुनः राजनीतिक अराजकता फैल गई। और कह सकते हैं कि इसके बाद ही क्या हुआ कि यहाँ पे सामंतवाद का उदय हो गया, छोटे छोटे शासक बन गए, और वह क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में शासन करना शुरू कर दिया। अब एक नया शब्द अब आपके लिए आ गया, सामंतवाद। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पे, पहले अगर मेंस की तैयारी होती थी तो उसमें सामंतवाद के बारे में हम लोग पढ़ते थे। ये सिर्फ यूरोपीय सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि भारत में भी यह सामंतवाद आपको किसी न किसी रूप में दिखता था।
तो यहां से भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जब मैं अभी इसके बाद वीडियो लेने के बाद करवाऊंगा, तो वहां पे प्रश्न इस सब टॉपिक से भी रहेंगे, इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़िए। सामंतवाद कृषि और भूमि पर आधारित, अगर पूछेगा कि सामंतवाद किस पे आधारित व्यवस्था है, तो कृषि और भूमि पे आधारित एक मध्ययुगीन व्यवस्था थी। क्योंकि यह मध्ययुगीन इतिहास पढ़ रहे हैं, यूरोप का अंधकारमय युग, और इस व्यवस्था में समस्त भूमि का मालिक राजा होता था। यह भी पूछ सकता है कि सामंती व्यवस्था में समस्त भूमि का मालिक कौन हुआ करता था, तो समस्त भूमि का मालिक राजा हुआ करता था, और उसके नीचे पदानुक्रम से अनेक सामंत होते थे, जैसे ड्यूक, अर्ल, बैरन, नाइट इत्यादि सामंत सुरक्षित मेना गढ़ी में रहते थे। और ये सब जो सामंत होते थे वो खास करके अपना एक अलग से किला बना करके सुरक्षित जगहों पे रहते थे। यूरोप में यह व्यवस्था पुनर्जागरण के पूर्व तक चलता रहा, यानी जब तक फिर से रेनेसा शब्द नहीं आया, पुनर्जागृत नहीं हुए कस्तितूनिया के पतन के पश्चात, तब तक कह सकते हैं कि वहां पे सामंतवादी व्यवस्था ही बनी रही। ठीक है, इस व्यवस्था के क्या क्या परिणाम आए वो देखिए। वर्ग विभेद बढ़ा, स्वाभाविक सी बात है, भारत में भी अगर आप देखेंगे तो सामंतवाद के यही सब विशेषताएं देखने को मिलती है कि इससे क्या होता है, वर्ग विभेद बढ़ता है और ऊंच नीच, गरीब अमीर के बीच में खाइयां बढ़ती है। एक ऐसा वर्ग होगा जो दूसरे वर्ग को शोषण करना चाहेगा, दूसरे को दास बनाना चाहेगा, उससे बेगारी खटवाना चाहेगा, और वह वर्ग सामंतवादी वर्ग जो है यहाँ पे क्या करेगा, वर्ग विभेद बढ़ाएगा, शोषण की प्रक्रिया बढ़ाएगा, आर्थिक अवनीति होगी, और दूसरा व्यापारी अगर उसके क्षेत्र में आएगा तो उसको व्यापार करने नहीं देगा, बिल्कुल क्लोज कर देगा। ठीक है, उसके बाद व्यापार वाणिज्य का ह्रास हो जाएगा, और जो जो सामंतवादी शक्ति का जब विकास होगा तो केंद्रीय शक्ति ह्रास होगा, कमजोर होगा। प्रगतिशील जो विचार था वह उसके जगह रूढ़िवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा यहाँ पे पनपने लगेगा, और वह क्या करेगा, पूरे यूरोप को क्या कर देगा, एक प्रकार से अंधकार युग में रखेगा। अब देखिए रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में है, ये थोड़ा सा ईसा मसीह से रिलेटेड है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, और आप लोग एक बार एक नजर देख लीजिए क्या हमने लिखा है नोट्स में। क्योंकि देखिए कौन सा प्रश्न किस रूप में दिख जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि सबके लिए यह नया चीज है, खास करके बीपीएससी एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहा है, तो हमें कोई भी कमी 68 के लिए छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, याद रखेंगे। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में रोम के सम्राट, क्या नाम था, ऑगस्टस सीजर, और के शासन काल में जूडिया के बेथलेहम, कई बार पूछेगा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कहां हुआ था, तो बेथलेहम में। ठीक है, क्राइस्ट ने एक नए धर्म का उपदेश दिया, और कालांतर में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कहां पे उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया, तो बेथलेहम, जगह का नाम कहां है, जूडिया के बेथलेहम में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया। कालांतर में यह धर्म ईसाई धर्म के नाम से विख्यात हुआ, और अपने उदार और सर्वग्राह्य उपदेशों के कारण यह धर्म शीघ्र ही व्यापक बन गया, समस्त यूरोप इसके प्रभाव में आ गया। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित कर दिया। ठीक है, क्या किया, किसने किया, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने, रोमन, ठीक है, आ गया। और रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में, कब, तो 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित कर दिया, और अनेक चर्च स्थापित हुए, वहां का पोप समस्त ईसाई जगत का धर्म गुरु बन गया। धीरे धीरे पोप की सत्ता बढ़ी और इनका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता गया, और कालांतर में क्या होगा कि कालांतर में चर्च शोषण और विलासिता का केंद्र बन गया, पादरियों और पोप का नैतिक पतन हो गया, सच्चाई और सादगी के स्थान पर रोमन चर्च कट्टरपंथियों का केंद्र बन गया। इस प्रकार इसने यूरोप को अंधकार के गर्त में धकेल दिया। ठीक है, तो शुरुआत तो ईसा मसीह ने किया पॉजिटिव विचारों के साथ, लेकिन जो ये बाद में आगे चल के पोप पादरी हुए, इसने क्या किया कि पूरा सत्ता अपने हाथ में कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक युग
का प्रादुर्भाव, ठीक है। और आधुनिक युग कब से कब तक यूरोप का युग है, तो 14वीं 15वीं सदी के बाद का जो युग है यूरोप का, वो आपका आधुनिक युग है। यानी पुनर्जागरण से उस युग की शुरुआत हो जाती है यूरोप में। तो 1453 के बाद जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है 15वीं से 16वीं सदी से यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का शुरुआत हुआ। और आधुनिक युग के प्रादुर्भाव में निम्नलिखित कारकों ने निम्नलिखित कह सकते हैं कि अहम भूमिका निभाया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुनर्जागरण, फिर से जागना, ठीक है। उसके बाद आपका धर्म सुधार आंदोलन होगा, जब लोग जागेंगे, इहलौकिक सोच पारलौकिक के जगह इहलौकिक होगा। पहले जो था पहले मानो तब जानो, अब क्या हो जाएगा, पहले जानो तब मानो वाला विचार पुनर्जागरण से आएगा। उसके बाद मार्टिन लूथर यहाँ पे धर्म सुधार करेंगे, जर्मनी से शुरुआत होती है धर्म सुधार आंदोलन की। उसके बाद जब धर्म सुधार होगा तो जो नए राष्ट्र राज्य बनेंगे, तो उसने धर्म पोप पादरियों के सत्ता का खंडन किया और नए राष्ट्र राज्यों का उदय होगा। उसके बाद जब नए राष्ट्र राज्य का उदय होगा तो एक मध्यम वर्ग का उदय होगा और वह भौगोलिक खोज करेगा। और भौगोलिक खोज करने के बाद क्या होगा कि जब यातायात के साधन से जब व्यापार बढ़ेगा, जो यूरोप के लोग हैं वो अपने प्राचीनतम इतिहास को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम एशिया अफ्रीका में व्यापार करते थे, तो फिर से वह भौगोलिक खोज के माध्यम से व्यापार का रास्ता खोज लेंगे, यानी समुद्री मार्ग का, और व्यापार करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उससे क्या होगा कि उद्योग धंधे का वहां पे बदलाव आएगा, सामाजिक स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे खुलने लगेंगे, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार उसके बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही आविष्कार जो है आगे चल करके, ठीक है, एक आधुनिक युग का शुरुआत कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उपनिवेशवाद आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जो देश होंगे यूरोपीय, वो चाहेंगे कि अफ्रीका और एशिया में हम अपना उपनिवेशिक स्थिति कायम करें, जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा वहां से कच्चे माल को खरीदें और ज्यादा से ज्यादा धनी मनी हो। कौन नहीं चाहता है कि बहुत कम समय में हम धनी मनी और ऐश्वर्य प्राप्ति कर ले। तो ये इच्छा इनकी भी थी, ठीक है, यूरोपीय वासियों की भी थी। अब आते हैं यहां पर भौगोलिक खोजों के कारण। अब भौगोलिक खोज क्यों हुआ, यहां से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाएंगे कि भौगोलिक खोज आखिर हुआ क्यों। देखिए, सबसे पहले यूरोपीय लोगों का जो एशिया में आवागमन होता था वो स्थल मार्ग से होता था। लेकिन जब तुर्की मुसलमानों का, इस्लाम धर्म के लोगों का धर्म युद्ध के बाद जब ईसाई धर्म हार जाता है, तो वहां पे ईसाई लोगों का जो कब्जा था उसके जगह पे वहां पे क्या हो जाता है, इस्लामिक लोगों का, मुस्लिमों का कब्जा हो जाता है, इस्लाम मानने वालों का। तो वो लोग अपने से हो करके रास्ता व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोगों को नहीं देते हैं, जिस माध्यम से, जिस कारण से ये लोग व्यापार पहले जो है बंद हो जाता है। फिर जब इनकी आर्थिक स्थिति चरमराती है यूरोप की, तो ये लोग व्यापार करने का सोचते हैं। और उसमें आप देखिएगा कि पुर्तगाल के जो राजा रहते हैं वहां के, हेनरी द नेविगेटर या नाविक हेनरी बोलते हैं उनको, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन क्या है कि समुद्र के किनारे बसा हुआ एक देश है, तो वहां से क्या हुआ कि वहां के राजा ने सपोर्ट किया और वहां से जो है, क्योंकि और भी चीज खोजे जा चुके थे, खास करके दिशा सूचक यंत्र, जिससे कि दिशा का पता चल जाता था। भूमध्य सागरीय जलमार्ग पर तुर्कों का अधिकार भी आपको पहले ही हमने बता दिया। उसके बाद देखिए, और भी भौगोलिक खोज के कारक थे। हल्के जहाज भी बनाए जाने लगे, जिससे कि वह दूरी तय कर सके ज्यादा से ज्यादा। 14वीं सदी का आर्थिक संकट, यूरोप में 14वीं सदी में एक भयानक आर्थिक संकट आया था। इस आर्थिक संकट ने वहां के लोगों में भूखमरी ला दिया था, जिस कारण से वो लोग व्यापार करके फिर अपनी पुनः स्थिति प्राप्त करना चाह रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया, यानी बिजनेस व्यापार करने के लिए।
उसके बाद दूसरा उद्देश्य ईसाई धर्म का भी प्रचार करना उनका उद्देश्य था। वो केवल मसालों का ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि साथ साथ जब वो एशिया या अफ्रीका गए तो वहां पे वो अपने धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का भी प्रचार कर रहे थे। उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति, और हमने बताया कि पुर्तगाल के जो राजा थे, राजकुमार हेनरी, वो बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे, भौगोलिक खोज में, नेविगेटर थे, नाविक थे। और यहाँ पे उनके कारण ही आप देखेंगे कि 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में स्पेन का निवासी कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। फिर 1498 में पुर्तगाली, जिसका नाम था वास्को डिगामा, वह भारत तक पहुंचा था। वास्को डिगामा, कहा जाता है कि यह जो निकला था कोलंबस, वो भारतीय महाद्वीप की खोज करने ही निकला था, लेकिन गलती से यह कहां पहुंच गया था, तो वह अमेरिका पहुंच गया था, दक्षिणी अमेरिकी देश। धर्म युद्ध और स्पेन की पुनर्विजय, तो यहाँ पे जब धर्म युद्ध हुआ तो फिर से यहाँ पे एक धर्म युद्ध ईसाई और जो है इस्लाम के बीच में हुआ, तो उस कारण से तो हुआ ही था, साथ साथ यहाँ स्पेन का पुनर्विजय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उत्कर्ष हुआ, उदय हुआ, जिसने व्यापारियों को सपोर्ट किया। उसके बाद लोगों को मानसून के बारे में जानकारी हो गई और कंपटीशन की भावना, कौतूहल की भावना आ गई, क्योंकि एशिया जैसे देशों में आकर के वो 60 गुना मुनाफा कमा रहे थे। यहां से अगर 1 केजी मसाला ले जाते थे 1 रुपया में, तो वहां 60 रुपया में बिक जाता था, यानी 60 गुना फायदा उनको होने लगा था। तो क्यों ना वो व्यापार के लिए भौगोलिक खोज को बढ़ावा देते। ठीक है, तो ये सब रीजन था, चूंकि सबको चाहिए ऐश्वर्य, सबको चाहिए धन दौलत, तो इन लोगों का जो है इच्छा भी जो है इनको भौगोलिक खोज करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, उसके बाद परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, देखिए परिणाम होगा व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, स्वाभाविक सी बात है। मुद्रा व्यवस्था का विकास होगा, क्योंकि वह उतना दूर से एशिया तो सामान ला नहीं सकते थे, तो मुद्रा के रूप में सोना चांदी हीरा जवाहरात लाते होंगे, और वहीं से आपका मुद्रा का विकास हो गया। जो समुद्र के किनारे बसे हुए जगह होंगे वह व्यापारिक नगरों के रूप में परिवर्तित हो गए होंगे। बैंकिंग व्यवस्था आ गई होगी व्यापार वाणिज्य के कारण। वाणिज्यवाद का विकास होगा। वाणिज्यवाद का और व्यापारिक दोनों में अंतर है। वाणिज्यवाद जब राजाओं के संरक्षण में व्यापार हो उसको कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो वाणिज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का भी विकास, आगे चल के वो अफ्रीका में, भारत में, दक्षिण एशियाई देशों में अपना उपनिवेश बनाना शुरू करेंगे। वहां पे धीरे धीरे वो लोग शासन भी करने लगेंगे और वहां से सस्ते कच्चे माल ले जाकर के यूरोप में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। उसके बाद ये लोग दास व्यापार शुरू कर देते। महादेश में बहुत गरीबी ज्यादा, ये लोग वहां से पकड़, ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा खोज, किस जगह का खोज किसने किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाल के राजकुमार को ही हम लेंगे, हेनरी, नाविक हेनरी के नाम से भी जाने जाते हैं। 1415 ईस्वी में 1415 ईस्वी में पश्चिम अफ्रीका का जो सिहटा क्षेत्र है उसकी खोज किया था इन्होंने। तो अगर पूछे पश्चिमी अफ्रीका की खोज किसने किया था, तो पुर्तगाल के ही राजकुमार थे, उनका नाम था हेनरी, उन्होंने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 ईस्वी में क्या चीज का खोज किया, उत्तमाशा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड, इसी रास्ते से जो है वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे, और इसका खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, वीवीआई प्रश्न है, यहां से पूछे जा सकते हैं। वास्को डिगामा ये तो सभी लोग को पता ही है, 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचे थे और वहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत भी किया था। एक केब्राल नाम है, 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज किया था, केब्राल से ही ब्राजील बना। कोलंबस जो कि स्पेन वासी थे, ये भी पूछा जा सकता है कि कोलंबस कहाँ के थे, तो स्पेन वासी थे, और 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की खोज की। ठीक है, और वह नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। किस दुनिया से, नई दुनिया, क्योंकि इसके बारे में पहले से यूरोपीय लोगों को जानकारी नहीं थी। मैगलन यह पहला व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व को
यानी नाव से कह सकते हैं, जहाज से पूरा चक्कर लगाया था। और फिलिपाइन द्वीप है, उसका जो है खोज भी इसी ने किया था, मसालों वाले द्वीप का, फिलिपाइन द्वीप का खोज किसने किया था? तो आप मैगलन को याद रखिएगा। तो पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैन कैवेट इंग्लैंड के थे और इन्होंने 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज की। कॉर्टेस जो कि 1519 ईस्वी में मैक्सिको जो दक्षिण अमेरिकी देश है उसकी खोज किया। कार्टियर ने 1534 ईस्वी में कनाडा की खोज की। और कैप्टन कुक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं, वो ज्यादा संभावना है पूछने का, 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किया था कैप्टन कुक ने, ठीक है। और 16वीं शताब्दी तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। यानी 16वीं सदी के अंत जाते जाते पूरे यूरोप वासियों को पूरे समस्त दुनिया की जानकारी हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में अब ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे और फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा और वह आप लिंक जा करके आप ओपन करके वहां पे टेस्ट भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं अब आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि उस पर आप टेस्ट देंगे और आप देखेंगे कि पढ़ाने के बाद आपको कितना स्कोर हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे कि मेरा वीडियो देख करके उसका सोल्यूशन देख लेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि जो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया गया है वो कौन कौन सा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्लीन कर दूं और उसके बाद मैं यहां से एग्जिट होता हूं। चलिए, और लगा लें, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, ठीक है। पहले अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको खोलिए, पहले टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तब आपको तब पता चलेगा कहाँ आपने गलतियां की। और फिर एक बार फिर से आप, मैं 2 चांस दूंगा टेस्ट देने का, 2 बार आप इस लिंक को खोल करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर। क्या मार्टिन लूथर को माना जाता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड के तो नहीं, तो पहले काट दिए। जेम्स बॉन्ड, ये भी आपके धर्म सुधार से जुड़े हुए नहीं थे। अब एक ऑप्शन बचा आपके पास, जॉन विक्लिफ, ठीक है। और बीपीएससी इसी प्रकार आपके ऑप्शन को दे रहा है, 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक इनमें से कोई नहीं, या एक होगा इनमें से एक से अधिक, ये सॉरी इसमें जो दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं, ये एक अलग ऑप्शन होगा और एक से अधिक वाला एक आपका अधिक होगा, ठीक है। तो एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है एक रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन विक्लिफ। तो इंग्लैंड के जो प्राचीन सबसे पहले, ये लगभग 14वीं सदी में आते हैं, 14वीं सदी में भी आप देखेंगे कि इनका कार्यकाल जो 1325 के आसपास है, ये थे। तो इन्होंने जो पोप पादरियों के जो भी कह सकते धार्मिक कर्मकांड था, धार्मिक कर्मकांड था, उसका खंडन किया था। तो उनके द्वारा कहा जाता था जो हम लोग मदिरा सेवन करते हैं या कुछ भी, तो उसी से शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है एक सिद्धांत का यहाँ पर विरोध किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है किसको? तो जॉन विक्लिफ को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस प्रथम व्यक्ति ने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? अब आप ऑप्शन देखिए, सबसे पहला है आपका कोलंबस। तो कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। क्रिस्टोफर, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैगलन। मैगलन अभी हमने थ्योरी में बताया था, सर्वप्रथम पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था मैगलन, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया है, आगे से यह सुधार कर दिया जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आप लोग भी पॉज करके भी बना करके देख सकते हैं। किस वर्ष उस्मानी तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य या बिजेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया? ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन के सहारे पहले बनाने का प्रयास कीजिए। 1456, 1830, 1453। और आपको पता होगा कि तुर्कों का शासन जो हुआ था तब कस्तितुनिया का पतन हुआ था, तो 1453 ईस्वी। इसीलिए ये जो तुर्की उस्मानी वंश का जो बेजेंटाइन साम्राज्य पे अधिकार हुआ था वह 1453 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
तो ये आपने देखा। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। टोटल लगभग 40 क्वेश्चन में अभी आपको करवाऊंगा। तो आप लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो लिंक दिया गया है उसको फिर से एक बार बनाने का जरूर प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मदद मिल जाए। ठीक है। चलिए, अब जो मेरा पेज है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक। पहला प्रश्न है आपका, द प्रोज ऑफ द फॉली नामक पुस्तक के रचना किसने की? पुस्तक का नाम है द प्रोज। ठीक है। तो द प्रोज ऑफ द फॉली, बहुत ही मॉडरेट टू टफ प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो इसका जो रचना किया था वो हॉलैंड के थे, इरास्मस, इन्होंने किया था, याद रखेंगे। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस आपने पढ़ा होगा, जर्मनी के थे, उन्होंने किया था। जॉन विक्लिफ अभी हमने बताया था इंग्लैंड से जुड़े हुए थे, और वो सबसे पहले वहां के धर्म सुधारक में से जाने जाते हैं। और इनको दफनाने के बाद फिर से निकाल करके जलाया गया था। ठीक है। और इरास्मस, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा इरास्मस, हॉलैंड के थे, और इन्होंने ही द प्रोज ऑफ द फॉली नामक पुस्तक की रचना की थी। यह बीबीआई कह सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी अब पूछने का संभावना ज्यादा है। द 95 थीसिस, अभी हमने बार बार इसका चर्चा किया कि द 95 थीसिस किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को पता चल ही गया है कि द 95 थीसिस किसके द्वारा है। तो अब देखिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, अब आपको ऑप्शन में भी फंसाया जा सकता है। जैसे अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया, मार्टिन लूथर न दे करके मार्टिन लूथर किंग दे दिया गया, ये गलत हो गया, और 95% स्टूडेंट इसको सही मार के आ जाएंगे। ठीक है। मार्टिन ज्वेंगली ये भी नहीं है, जॉन विक्लिफ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और बीपीएससी इसी प्रकार से आपको प्रश्न में फंसा रहा है। तो ये सब आप एकदम तैयारी करके जाइए और लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइए, और कॉन्फिडेंस से इनमें से कोई ना भी मार के आइए। ठीक है। तब जाके आप अच्छे से स्कोर से क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आपका ऑप्शनल ही आपको फंसा देगा। ठीक है। GS1 GS2 तो दूर जाए, पहले आप ऑप्शनल में ही फंस जाइएगा। अब आ जाइए, यह प्रश्न है कि द 95 थीसिस नामक विरोध कब गिरजाघर के प्रेस द्वार मतलब प्रवेश द्वार पे लगाया गया था। ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर, अब देखिए 15 अक्टूबर 1459 ये नहीं है, 15 अक्टूबर 1518 भी नहीं है, 15 अक्टूबर 1525 भी नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर है 15 अक्टूबर 1517। ठीक है। तो याद रखना है आपको 1517, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो है, एंग्लिकन चर्च की स्थापना किसने की थी? तो मार्टिन लूथर ने नहीं किया था, प्रोटेस्टेंट का किया था, ज्विंगली ने भी नहीं किया था, महारानी एलिजाबेथ इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था? एकदम तिथि पूछ रहा है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, 20 मार्च 1498, 20 मई 1498, 16 मई 1498, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए कितना कंफ्यूज करेगा आपको। तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 20 मई 1498 होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 मई 1498। करते हैं यहाँ पे, ब्राजील की खोज करने वाला जो पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? ठीक है, पुर्तगाली नाविक था जिसने ब्राजील की खोज की थी। और ब्राजील आप जानते होंगे दक्षिण अमेरिकी देश है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया, तो ये नहीं होगा। नाविक हेनरी ने भी नहीं किया है, कैप्टन कुक ने भी नहीं किया है। कैप्टन कुक ने अफ्रीका का खोज किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, काब्रिल हो जाएगा। ठीक है, कैब्राल, सॉरी कैब्राल।
इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैब्राल। तो ब्राजील की खोज करने वाला पुर्तगाली नाविक कौन था? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, उसका नाम था कैब्राल, जिसने ब्राजील का खोज किया था। तो याद रखिएगा, ब्राजील का खोज करने वाला कौन था? तो कैब्राल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। फिलिपाइन द्वीप समूह का पता, फिलिपाइन द्वीप समूह का पता किसने लगाया था? तो कार्लसन ने नहीं लगाया था, मैगलन। इसी ने जो पूरा विश्व का चक्कर भी लगाया है, तो मैगलन ने ही फिलिपाइन द्वीप का भी पता लगाया था। आप नोट्स को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो आपको पता ही है, ये सभी को पता होगा कि वो पुर्तगाल का था। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। वहीं कोलंबस कहाँ का था? तो कोलंबस जो था वह था आपका स्पेन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग कहाँ से सीखा, किनसे सीखा? तो यूरोप वासियों ने अरबियों लोगों से, अरबों से यह काम, जो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना था, वो सीखा था। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यह पहला टेस्ट था विश्व इतिहास का, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग टेस्ट अपना कर लेंगे। उसके बाद धर्म युद्ध हुआ था, किनके किनके बीच में? हिंदुओं और तुर्कों के बीच, ईसाइयों और तुर्कों के बीच में। हिंदुओं और ईसाइयों के बीच में ये नहीं होगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। हिंदू तो वहां थे ही, बौद्ध और जैन थे ही। तो ईसाई और तुर्की मुसलमानों के बीच में हुआ था, तो तुर्क दिया गया है, तो ये आप मार दीजिए। सही, बिल्कुल सही है, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था? आपको पता ही है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और वह मूल निवासी स्पेन का था। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आप लोग आराम से जो है सारे प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अभी बार बार हेनरी द नेविगेटर की चर्चा हमने किया, और हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजकुमार था? तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो मौसम बताने का, दिशा बताने का, अक्षांश बताने का। तो जो ये शब्द है एस्ट्रोलोब, ठीक है, तो ये आपका अक्षांश बताने वाला यंत्र था। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश बताने वाला यंत्र था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? अभी हमने थोड़ा देर पहले जब पढ़ाया था, तो उसमें इसका चर्चा किया था। तो शार्लमा। कौन था? शार्लमा। याद रखेंगे, कैरोलिंगियन साम्राज्य का जो सम्राट कौन था? तो शार्लमा था। ठीक है, अभी थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ के तब बनाएंगे तो सारा बन जाएगा। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो आपको हमने बताया ही था कि यह राजा ही यहाँ पे भूमि का मालिक हुआ करता था। ठीक है, सामंत को देता था, लेकिन मेन मालिक राजा ही हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो एक वर्ग था जो व्यापारी वर्ग था, तो इसमें जो ऑप्शन है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सैनिक वर्ग, कृषक वर्ग नहीं। किसको फायदा होगा? व्यापारी वर्ग, क्योंकि वह जब एशिया में आया तो उसको 60 गुना फायदा हुआ, व्यापार करके 60 गुना इनकम कमाया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी वर्ग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मार्टिन लूथर कहाँ का था? तो मार्टिन लूथर आपको पता ही होगा, जर्मनी के थे, और ये धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करने वाले, और 95 थीसिस इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 95 थीसिस देने वाले यही व्यक्ति हैं, जर्मनी के थे, मार्टिन लूथर, और इन्होंने ही धर्म सुधार आंदोलन करवाया था। कहाँ पे? तो यूरोप में। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? तो द्रव्यांतरण का, ये प्राचीन इंग्लैंड में जो आपको हमने बताया था विक्लिप थे, ये द्रव्यांतरण का सिद्धांत का आलोचना किया था। तो पोप पादरी जो कर्मकांड करते थे और मदरा लेते थे और कहते थे इसी से मानव शरीर का निर्माण होता है, ब्लड और मदरा, तो वो यहाँ पे इन्होंने, विक्लिफ ने ही विरोध किया था, तो इसी को द्रव्यांतरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके, द्रव्यांतरण का सिद्धांत। और यह 1325 के आसपास, या कह सकते हैं कि 14वीं सदी के मध्य में ये थे, 1325 के आसपास इनका था। तो ये एक प्रकार से धर्म सुधारक की भूमिका में है। तो सर्वप्रथम अगर यूरोप में अगर कोई धर्म सुधारक हुए हैं तो विक्लिफ ही हैं। तो इसलिए
इंग्लैंड के थे, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रश्न, देखिए विश्व इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आप जरूर देखें, क्योंकि आपके जब मेंस ऑप्शनल में जब पूछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अभी तो हमने बताया कि वास्को डिगामा, सॉरी कोलंबस ने, ठीक है। कब लगाया? तो 1492 ईस्वी में, जबकि वास्को डिगामा ने भारत का पता लगाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ब्राजील की खोज, अभी कैब्रल हमने चर्चा किया था, कैब्रल ने ब्राजील की खोज किया था, तो ये स्पेलिंग कैब्रल में ब्र भी हो सकता है, कैब्रल ऐसे भी रह सकता है, या कैब्रल ऐसे भी रह सकता है। आंसर आपका यही होगा, ठीक है, कैब्रल। कैब्रल ब्रा ब्रा से ब्राजील याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जमोरिन, आपको पता ही होगा कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। जमोरिन कहाँ का शासक था? तो कालीकट का। जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा 20 मई 1498 को, तो इसी ने स्वागत किया था। किसने किया था? तो जमोरिन ने। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्योंकि पहला चैप्टर है, हमने सारे जो भी प्रश्न बन रहे थे वहां पर हमने लिया। अब्दुल मजीद जो कि इंडोनेशिया का था, वही भारत लाया था इसको, किसको? तो वास्को डिगामा को, ठीक है। सॉरी, इंडोनेशिया गया हुआ था, ये भारत का व्यापारी था, ठीक है। इंडोनेशिया में मिला था इसको, किसको? तो वास्को डिगामा को। तो अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत का। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद भारत का था। कहाँ का था? भारत का ही वासी था, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है, चलिए। तो भारत ही इसको मानना है, भारत का ही था, और यही जो है भारत के कालीकट तक उसको लेके आया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कैप्टन कुक ने किस देश की, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्जागरण का केंद्र बना। तो आपको पता ही है कि पुनर्जागरण का केंद्र जो इटली रोम बनता है, पुनर्जागरण का केंद्र, क्योंकि जो तुर्क से जो वो कस्तूनिया के पतन के बाद जो भी विद्वान आए वो इटली में आके ठहरे थे, इसीलिए पुनर्जागरण का केंद्र जो बनता है वो इटली बनता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, पुनर्जागरण। फिर उत्तमासा अंत अंत द्वीप जो केप ऑफ गुड होप, जिसके रास्ते से आपका वास्को डिगामा भारत पहुंचा था, उसकी खोज किसने किया था? तो उसका नाम था बार्थोलोमिया डियाज। डियाज ने इसका खोज किया था, बार्थोलोमिया डियाज ने, ये याद रखिएगा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमिया डियाज ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता ही है, 1492 ईस्वी में। तो ये सब प्रश्न आसान हैं, कुछ प्रश्न आसान भी हैं, कुछ प्रश्न टफ भी हैं, तो सभी तरह के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। कस्तूनिया का पतन आपको पता ही है, 1453 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? पूरा विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हमने चर्चा किया था, मैगलन ने था। उसके बाद मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किस वर्ष लगाया था, अब ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, 1520, 1521, 1519, 1518 में, ठीक है। तो इसका कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर 1519 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत को किस वर्ष पता लगाया था? तो आपको पता ही है, 1498 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, ठीक है। तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। इसी ने भारत पहुंचने का मार्ग इसको बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कबलई खां कहाँ का निवासी था? तो ये तो पता ही होगा, कबलई खां चीन का निवासी था, और यहीं पे यह विद्वानों को श्रय देता था। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्वान जाकर के रहते थे। तो कबलई खां जो है खास करके विद्वानों को श्रय देने वाला शासक था, और ये चीन का था। कहाँ का था? तो चीन का। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंड द्वीप का पता, न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता जो लगाया है वो सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने लगाया है, ठीक है। तो थोड़ा ये सुधार लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी तो दांते की रचना है। पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब का चर्चा होगा। दांते की रचना है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। दांते का इटली का वासी था, तो याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट आते हैं, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो ये सेंट पीटर का गिरजाघर रोम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रोम में। ठीक है, चलिए अब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे न्यूटन ने। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नए समुद्री मार्ग की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? भारत तथा चीन, भारत और जापान, भारत तथा इंग्लैंड, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच में। तो नए समुद्री मार्ग से किसका व्यापार बढ़ेगा? तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो जापानियों ने, पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले आपको हमने बताया पुर्तगाल का ही जो राजा था हेनरी, वो इस सब में इंटरेस्ट रखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गैलीलियो किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसने दूरबीन का आविष्कार किया था। याद रखना है आपको, इसने किसका आविष्कार किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था। नई दुनिया, फिर है नेक्स्ट प्रश्न, नई दुनिया को किसने ढूंढा? तो आपको पता ही है, नई दुनिया अमेरिका को ही कहा जाता है। इसको ढूंढने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो कोलंबस था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। विस्तार से बोल रहा है तो विस्तार से पता लगाया था अमेरिगो वेस्पूसी ने, वेस्पूसियस ने, और इसी के नाम पे अमेरिका नाम पड़ता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि ये विस्तार शब्द हमने ध्यान नहीं दिया। और नई दुनिया को विस्तार से अगर किसने ढूंढा तो अमेरिगो वेस्पूसियस या वेस्पूसी रहेगा लिखा हुआ, इसको आप क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अंधकार युग की अवधि कब से कब तक थी? तो हमने आपको बताया था शुरुआत में ही 5वीं से 14वीं सदी तक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो आधुनिक युग का प्रादुर्भाव जो है 15वीं 16वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए ये लास्ट हो गया, ये लास्ट प्रश्न था। तो टोटल आपके 48 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला, जो कि यूरोपियन इतिहास का, विश्व इतिहास के पहले चैप्टर का है, भौगोलिक खोज, उससे थे प्रश्न। और कुछ प्रश्न यहाँ पे पुनर्जागरण से भी रिलेटेड थे और धर्म सुधार के भी थे। तो पहला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हमने कर दिया है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आपने देखा, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको आप कर लेंगे, और साथ साथ आप वीडियो लेक्चर भी जरूर देख लेंगे अच्छे से। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक, उससे डाउनलोड कर लें और आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। मात्र 1500 में पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। प्री मेंस इंटरव्यू आपके सारे उसमें करवाए जाएंगे। इसीलिए, और भरोसा रखें, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर के देखें, उसमें सारे हमने 67 में करवाए थे और वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।